नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। बाजार में ठीक ठाक बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर निफ्टी को देखें तो करीब करीब 50 अंकों से ज़्यादा की बढ़त के साथ निफ्टी कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर सेंसेक्स को देखें तो करीब करीब 300 पॉइंट के आसपास की तेजी के साथ सेंसेक्स कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। सेक्टोरल इंडाइसेस में मिक्स कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि निफ्टी के बढ़ने और गिरने वाले शेयर कौन कौन से हैं। तो निफ्टी के अगर चढ़ने वाले शेयरों को देखें तो एचसीएल टेक करीब करीब 2% की तेजी देखी जा रही है। एचसीएल टेक में बजाज फाइनेंस करीब करीब 2% की तेजी, टाइटन में भी करीब करीब 2% की तेजी, टेक महिंद्रा में भी करीब करीब 2% के आसपास की तेजी और विप्रो में 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है विप्रो। अब अगर गिरने वाले शेयरों में देखें तो इटर्नल का शेयर करीब करीब 2.5% से ज्यादा टूट गया है। एसबीआई लाइफ करीब करीब 2% के आसपास की गिरावट, एक्सिस बैंक में 1% के आसपास की गिरावट, ओएनजीसी में करीब करीब 0.5% की गिरावट और श्रीराम फाइनेंस में भी करीब करीब 0.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट ऐसा लग रहा है कि एक रेंज में फंसा हुआ है। इस रेंज से बाहर कब निकलेगा और आगे कितनी तेजी दिखा पाएगा, या फिर अगर टूटता है इस रेंज से तो नीचे कितनी गिरावट आ सकती है, इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप हल्दर सर, पीएचडी कैपिटल से। कैसे हैं प्रदीप सर? बहुत अच्छा लग रहा है आपके मंच पे पहली बार आने आने पर। और इससे पहले भी हम लोग शो करते थे, लेकिन राइट। आफ्टर लॉन्ग टाइम। एंड बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हो? बढ़िया सर, मस्त। क्या लग रहा है सर मार्केट देखने में? चार्ट के हिसाब जी से कहां तक कंसोलिडेशन फेज है और कब इस फेज से बाहर निकल पाएगा मार्केट? जी देखिए, बिफोर वी स्टार्टेड एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहता है। जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर आज मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक एंड इंडेक्स हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसई, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम इन नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ दैट इंटरमीडिएट और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। सो ओके ये सर। सेबी का मैंडेटरी डिस्क्लेमर रहता है। अब राइट। देखिए, जिस तरीके से निफ्टी ट्रेड हो रहा है, आप देखेंगे 23,800 इसके नीचे नहीं आ रहा है, और 24,250, 24,300 इसके ऊपर नहीं जा रहा है। तो राइट। मार्केट लास्ट 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन अगर हम फॉलो करेंगे, एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। और निफ्टी बैंक अगर हम देखेंगे, कहीं ना कहीं 56,700, 56,650 के आसपास का एक सपोर्ट है। एंड कहीं ना कहीं जब भी 58,300, 200 के आसपास, 58,200 के आसपास आ रहा है, एक सेलिंग प्रेशर निफ्टी बैंक पे भी देखने को मिल रहा है। सो मोटा मोटा आप एक चीज देखेंगे, ये जो अभी भी मिडिल ईस्ट को लेके जो टेंशन वगैरह चल रहा है, कभी डोनाल्ड ट्रंप का क्या मूड हो जाए। वीकडेज में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन वीकेंड जब भी आ रहा है, वीकेंड पे कहीं ना कहीं देखिए कुछ ना कुछ न्यूज आ रहा है। मार्केट अभी रिएक्शन देना थोड़ा कम कर चुका है। अब देखेंगे, पहले टाइम था जिस टाइम पे ब्रेंट क्रूड एंड वर्सेस हमारा जितने भी डोमेस्टिक सेक्टर है, रिएक्शन बहुत ज्यादा हो रहा था। अभी राइट। रिएक्शन ज्यादा नहीं हो रहा है, क्यों? कहीं ना कहीं मार्केट को पता है अल्टीमेटली, जितना शॉर्ट टाइम में एक पैनिक था, रिएक्शन था, वो हो चुका है। सो हमें ओवरऑल व्यू हमारा तरफ से पॉजिटिव रहेगा नेक्स्ट 6-8 महीने का। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म, एकदम ही शॉर्ट टर्म बात करें, नेक्स्ट 2 से 3 दिन, तो मुझे लग रहा है कि जब तक 24,300 के ऊपर निफ्टी नहीं जा रहा है, और जब तक 58,400, 500 के ऊपर बैंक निफ्टी सक्सेसफुली नहीं क्लोजिंग दे रहा है, तब तक ओके। यहाँ पे रैली आना पॉसिबल नहीं है। एक रेंज बाउंड के अंदर ही मार्केट फंसा हुआ है। ओके सर, नीचे के लेवल पे कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, जिसलिए अगर वो लेवल टूटता है तो फिर नीचे कहाँ तक निफ्टी पहुंच सकता है? अब देखिए, मुझे इमीडिएट लेवल पे लग नहीं रहा है कि लेवल टूटेंगे। अगर बाई चांस कुछ भी अनसर्टेन ऐसे न्यूज आता है, क्योंकि मार्केट है, पॉसिबल है 23,800 निफ्टी का लेवल रहेगा। ये ब्रेक होने पे एक बार आपको फिर से 23,200 से 23,000 का जोन आने का पॉसिबिलिटीज है। लेकिन वो तब कंफर्मेशन मिलेंगे जब 23,800 ब्रेक होगा। ओके, 4 दिनों से देख रहे हैं कि दोनों देशों के बीच लड़ाई चल रही है, फिर से जो शुरू हो गई है युद्ध विराम के बाद से। 1 महीना भी नहीं टिक पाया दोनों देशों के बीच जो संघर्ष विराम हुआ था वो। ट्रंप सर कितना अहम रोल इसमें प्ले कर रहे हैं, और अब तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट सीरियस नहीं ले रहा है, आपने भी बताया पहले। तो अगर ऐसा कौन सा बड़ा इंडिकेटर आ सकता है, ऐसा कौन सा बड़ा ट्रिगर आ सकता है जो मार्केट पर दबाव डाल सकता है आने वाले समय में, क्रूड को लेकर के खासकर अगर बात करें और ईरान को लेकर के? तो अब देखिए, द थिंग इज कि आपने जब टैरिफ का प्रॉब्लम देखा, टैरिफ का प्रॉब्लम लगातार 7 महीने से चला था। राइट। जब वॉर स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने बताया था, अरे वॉर 1-2 हफ्ते में रुक जाएंगे। कोई भी वॉर, अब देखिए ना, घर का लड़ाई, पड़ोस का लड़ाई जब भी होता है, 1-2 हफ्ते में, 1-2 महीने में नहीं रुकता है। तो मतलब इतना एक एक अलग अलग कंट्रीज के साथ हो रहा है। तो
जब भी ऐसा होता है ना, एक चीज क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग कौन से कंट्री करता है ये देखना चाहिए। ओके। अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं कर रहा है। अब ट्रम्प जो एमओयू साइन किए थे ईरान के साथ, जिस बातों पे एग्रीमेंट हुआ था वो बात नहीं मान रहा है। फिर से बोल रहा है कि हम हॉर्मुज बंद कर देंगे। ईरान ईरान को भी पता है कि अल्टीमेटली उनको टाइट देने के लिए हम अगर हॉर्मुज उनको उधर से बंद करा देते, कोई शिप अगर जाने नहीं देंगे तो वो टाइट हो जाएंगे। राइट। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे ट्रम्प इज अ मोर काइंड ऑफ एज ए इन्वेस्टर्स एक्ट कर रहा है। उनका रिसेंटली डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर उन्होंने शो किया था। अब देखेंगे मतलब मोर देन 30 बिलियन से ज़्यादा उनका ट्रांजैक्शंस रहा हुआ है, वो वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने शो किया है। सो बात अभी पॉलिटिक्स से ज़्यादा हो चुका है, इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस का बात आ चुका है। एंड मुझे लग नहीं रहा है कि इमीडिएटली सॉल्व होगा, लेकिन सामने जब नवंबर के आसपास का यूएस में इलेक्शन भी है, अगर वो राइट। इलेक्शन ट्रम्प हार जाती है तो नेक्स्ट उनका बजट में पार्लियामेंट पे अप्रूवल मिलना बहुत सारे अलग अलग टॉपिक में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ऑलरेडी ट्रम्प, देखिए ये पूरा वार अगर हम देखेंगे, एडजस्टमेंट ईरान ने कुछ नहीं किया है, ट्रम्प नहीं किया है। ट्रम्प ही पहले मान नहीं रहा था कि हम लोग राइट। ये एडजस्टमेंट करेंगे। बाद में उनके तरफ से ही थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन जो गैप हो रहा था वो बाद में सॉल्व हुआ। सो देखिए मार्केट को ना ये सब कुछ आजकल ये सब कुछ नाटक लग रहा है। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रैंकली स्पीकिंग विथ यू, आज से 2 महीना पहले ही अगर कुछ अटैक हो रहा था मार्केट तुरंत रिएक्शन दे रहा था। अभी राइट। देखिए मार्केट में रिएक्शन कहाँ है। अगर बैंक निफ्टी 57,000 का एक इंडेक्स अभी 150 पॉइंट नीचे है, कुछ रिएक्शन नहीं है। निफ्टी राइट। 60 पॉइंट ऊपर है, कुछ रिएक्शन नहीं है। राइट। इनफैक्ट कल कल भी हॉर्मुज पे अटैक हुआ है शाम को। जिस तरीके का सिचुएशन है, हमें लग नहीं रहा है कि इसके ऊपर ज्यादा कुछ होने वाला है। अगर ऐसा कुछ होता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, अगर मान लीजिए जाओ मार्केट को एक्सपेक्टेशन नहीं है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तब जाके प्रॉब्लम आपको थोड़ा बहुत और ज्यादा इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बिफोर दैट रेंज बाउंड ही रहने वाला है मार्केट। और हम इंडियन इक्विटी मार्केट को लेके पॉजिटिव ही है, बिकॉज ऑलरेडी देखिए निफ्टी का भी वैल्यूएशन 20.8 के आसपास का पी है। अगर राइट। निफ्टी 23-24 के आसपास पी होता तो मैं आपको बोल देता कि सर अभी ओवर वैल्यूड मुझे लग रहा है। 20 राइट। का पी आप देखेंगे 2021 22 के आसपास का एक्चुअल में थोड़ा बहुत ये एक्सपेंसिव मार्केट ही रहता है इंडियन मार्केट, और जहाँ पे अभी 20.8 के आसपास का पी चल रहा है। सो आई डोंट थिंक ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है, अभी पोर्टफोलियो बनाने का ही टाइम है मार्केट में। ओके। राइट। और 1.5-2 सालों से हमने देखा भी है कि हमारा मार्केट खास चला भी नहीं है। एक सवाल वापस सर चार्ट पे आते हैं, थोड़ा सा चार्ट के नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ब्रेंट क्रूड अभी फिलहाल $85 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर $90 प्रति बैरल से ऊपर निकलता है तो चार्ट क्या बता रहा है सर, कौन कौन स्टॉक्स में कौन कौन से स्टॉक्स चल सकते हैं, कहाँ मुनाफा बन सकता है? देखिए ब्रेंट क्रूड क्रूड का जो कनेक्शन होता है ना, जब भी कच्चा तेल्स में एक उछाल देखने को मिलता है, जनरली आपको पेंट, जनरली आपको एविएशन, जनरली आपको ओएमसीज में कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिलता है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा भी है इंडिगो जैसे स्टॉक, एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स में कहीं ना कहीं एक दबाव देखने को मिला है। राइट। बीपीसीएल, आईओसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसे स्टॉक्स हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि अच्छा खासा करेक्शंस हो चुका है। और ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया के जैसे स्टॉक्स में कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है, क्योंकि ओएमसीज के अंदर भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एक कनेक्शंस होता है। अब द थिंग इज की एक चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मार्केट हमेशा उसके ऊपर रिएक्ट करता है जो मार्केट के लिए थोड़ा नया हो, जो मार्केट को पता नहीं होता है। स्टार्टिंग में अच्छा मूव दे दिया था, जो होना था हो चुका है। राइट। 68-70 बैरल से जब 114-115 बैरल में क्रूड भागा था उस टाइम पे ना, इंडिगो चला नहीं। अब राइट। इंडिगो का प्रॉब्लम एक भी था सर, क्योंकि इंडिगो उससे पहले ही एक रिएक्शन दे चुका था। इंडिगो का जो प्रॉब्लम हुआ था बीच में, राइट। एशियन पेंट उस टाइम पे चला नहीं। जो गिरा नहीं था वो है आईओसी, बीपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रो। तो हिंद पेट्रो, आईओसी, बीपीसीएल में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर उस टाइम में हम लोगों ने देख लिया है। अब ये जो चीजें चल रहा है ना, अभी थोड़ा बहुत 2-4% क्रूड भी ऊपर आने में ये अभी थ्योरी काम नहीं करेगा। 2-4% नीचे आने में भी ज्यादा आपको इफेक्ट होते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये अभी आपको, मुझे एंड सबको पता चल चुका है। अच्छा क्रूड ऊपर आने पे ऐसे ऐसे सेक्टर में प्रॉब्लम होता है, तो ना एक नॉर्मलाइज्ड हो चुका है चीजें। सो मुझे ओके। लगता है कि थोड़ा हम ध्यान रखेंगे तो ओएमसी अभी भी अट्रैक्टिव है, लेकिन ये ओके। कनेक्शन ऑलवेज मार्केट में रहता ही है जी। ओके। सर क्रूड तो ओवरऑल ट्रम्प के बयान पे ही डिपेंड करेगा, ट्रम्प के सिचुएशन पे ही डिपेंड करेगा किस तरीके से वो एक्शन लेते हैं आगे। लेकिन फिलहाल अगर सर चार्ट के नजरिए से देखें तो कौन सा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है कि उससे आगे क्रूड नहीं जा पाएगा?
देखिए, अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट में अभी देखूं सर, ये बताना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मुझे ओके। सैटरडे को पता नहीं है, संडे को पता नहीं है रात को कि ट्रम्प फिर से क्या करने राइट। वाला है। क्योंकि यू कैन प्रेडिक्ट योर सेल्फ, यू कैन प्रेडिक्ट मार्केट एज वेल, बट यू कांट प्रेडिक्ट डोनाल्ड ट्रम्प। क्योंकि राइट। वो जिस तरीके से इंसान है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो फिर से आपको क्रूड में उछाल आते हुए दिखाई देंगे। तो वो एक प्रॉब्लम है। अभी देखिए $79-80 के आसपास का अभी पार बैरल चल रहा है क्रूड। अभी अगर हम ब्रेंट देखेंगे 84 के आसपास चल रहा है। तो अगर राइट। प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व नहीं होता है आने वाला एक डेढ़ हफ्ते में, तो तब जाके एक टेंशन बन सकता है। फिर से आपको 98-100 बैरल तक जाने का पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ क्योंकि ट्रम्प खुद ही इतना वॉलेटाइल है। राइट। अब आते हैं सर वापस सेक्टोरल इंडाइसेस की थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। आईटी स्टॉक्स पे आते हैं, सबसे ज़्यादा चर्चा भी हो रही है और गिरावट भी सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिली है पिछले कुछ महीनों में। आईटी और 2 दिन में गिरावट थी, 2 दिन के बाद आज तेजी देखी जा रही है। और चर्चा इसलिए भी सर क्योंकि कोस्पी इंडेक्स में 6% के आसपास की गिरावट देखी जा रही है। क्या लग रहा है सर, आईटी में बॉटम बन चुका है क्या? क्या यहाँ से कमाई का मौका है आईटी में? देखिए, ऑब्वियसली डिस्क्लेमर देना चाहूंगा यहाँ पे। रिसेंटली हमने एक आईटी फंड हमारे स्मॉल केस में भी लॉन्च किया है, तो ओके। आईटी में ना हमारा व्यू ऐसे पॉजिटिव ही होगा। अब पॉजिटिव कैसा है ये भी समझना पड़ेगा। आज से अगर हम डेढ़ साल पहले देखेंगे, ऑलमोस्ट निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है टॉप क्रिएट किया था 45,000 46,000 के आसपास। वही निफ्टी आईटी इंडेक्स आज के डेट में ऑलमोस्ट 28,960 29,000 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। अब द थिंग इज के वैल्यूएशंस आप देखेंगे, जिस तरीके से टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे लार्ज कैप से लेके मिड कैप से लेके स्मॉल कैप अच्छा खासा धुलाई हुआ है। सो कहीं ना कहीं ये नॉट ओनली फॉर, मैं ये नहीं बोलूंगा कि अर्निंग की वजह से। बहुत ओके। सारे लोग स्टार्टिंग में बोल रहे थे अर्निंग की वजह से, बाद में एंथ्रोपिक वाला न्यूज आ गया। अर्निंग की वजह से एक साल चला नहीं, और एंथ्रोपिक एआई जो क्लॉड का अलग अलग मॉडल्स एंड जिस तरीके से एआई ने पूरे इंडस्ट्री को डिस्ट्रप्शन किया है, सो कहीं ना कहीं इसके वजह से शॉर्ट टाइम में झटका थोड़ा ज्यादा लगा है आईटी स्टॉक्स को। सो मुझे लगता है कि करेंट जोन से अगर हम वैल्यूएशन देखेंगे, आपने वो भूल भुलैया मूवी में वो मंजुलिका का रिएक्शन देखा है, तो यहाँ राइट, राइट, राइट। ना। सो वो जो कहना, आप किसी को इतना भी मत दर्द दो कि दर्द उसका सह करने का वो नॉर्मलाइज्ड हो जाए। तो ट्रम्प ने भी डरने की मार्केट को अभी क्षमता ही ऐसा खत्म हो किया है। जाए। हाँ, ट्रम्प ने भी मार्केट को ऐसा किया है, और आईटी इंडेक्स के साथ भी यही हुआ है। आप ओके। देखेंगे रिसेंटली वो जो आईबीएम के साथ हुआ आज से एक दिन पहले ट्वेंटी राइट, फाइव राइट। परसेंट गिरा। और जिनके पुराने बिजनेस पार्टनर थे इन्फोसिस, कुछ रिएक्शन ही नहीं दिया इन्फोसिस ने। लेकिन क्यों रिएक्शन नहीं दिया ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी सर पिटाई हो चुका है। तो ओके। अभी जितने भी खराब न्यूज आ जाए ना, मुझे नहीं लगता आईटी ऐसे आपको नीचे मिलेंगे ज्यादा। आईटी इज करेंटली मेकिंग द बॉटम। आईटी नेक्स्ट 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने में आपको बॉटम बनते हुए यहाँ से दिखाई देंगे, और जिसका ओके। फॉर्मेशन होना ऑलरेडी हो चुका है। सो मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम फॉर बिल्डिंग द पोर्टफोलियो इन आईटी सेगमेंट्स, जहाँ पे पहला आपको लार्ज कैप, उसके बाद मिड कैप, उसके बाद स्मॉल कैप में आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन और भी एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, नो बडी कैन प्रिडिक्ट द टॉप एंड बॉटम्स। लेकिन ओके। जिस तरीके से चीजें अभी डेवलपमेंट हो रहा है, अब ऊपर से इतना गिरने के बाद नहीं लग रहा है कि यहाँ से भी गिरेंगे। एक अच्छा बेस बन चुका है, वैल्यूएशन कंफर्ट है। ओके, तो सर ये भी बता दीजिए आप कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप से तीनों में एक एक स्टॉक जो चार्ट के नजरिए से आपको परफेक्ट लग रहा हो। देखिए, मैं दो स्टॉक आपको बता देता हूँ। मुझे लगता है कि अब टीसीएस जिस तरीके से 2050 2060 के आसपास का एक बेस फॉर्मेशन हुआ है, हमें लगता है कि टीसीएस यहाँ से एक अच्छा खासा का मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे। ऑलरेडी 2220 देखते देखते दो एक दिन के आसपास ही हो चुका है। आप देखेंगे मार्केट कैप भी बहुत बढ़िया है, इसके साथ साथ वैल्यूएशन भी पीक ऑलमोस्ट 15 के आसपास आ चुका है। सो कंफर्टेबल लग रहा है, मुझे लग रहा है इजीली आपको 2650, उसके बाद 2800 तक आपको मूव मूव नेक्स्ट 2 क्वार्टर का व्यू रखेंगे तो आपको 2 से 3 क्वार्टर में आते हुए दिखाई देंगे। अब इसमें सपोर्ट चाहिए होगा एंटायर सेक्टर को ऊपर जाने के लिए, वो सपोर्ट मिलेगा अर्निंग से। अगर अर्निंग थोड़ा बहुत रिसेंटली जो आया था वो एवरेज आया था, अगर नेक्स्ट राइट, एक राइट। दो क्वार्टर में थोड़ा बहुत मूव यहाँ से देखने को मिलता है, तब जाके आपको एग्रेसिव मूव मिलेंगे। लेकिन इस टाइम पे एग्रेसिव मूव आपको नहीं मिलेंगे, थोड़ा बहुत अप डाउन रहेगा, कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है। सेकंड जो स्टॉक रहेगा वो है कोफोर्स। कोफोर्स का चार्ट हमें बहुत ही बढ़िया लग रहा है, जिस तरीके से कोफोर्स का भी प्राइस है, हमें लग रहा है कि कोफोर्स यहाँ से बाई करके चलना चाहिए। वन फाइव ओके। थ्री सेवन के आसपास का प्राइस है। कोफोर्स का टारगेट आपको 1850। और जिनको ओके। थोड़ा लगता है कि नहीं मैं स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जाना चाहता हूं, उनके लिए आईटी बीज, निफ्टी आईटी बीज आप पूरे सेक्टर को रिप्रेजेंट राइट, राइट। करते हैं। सो निफ्टी आईटी बीज आप खरीद के जाइए, मुझे लगता है कि कंफर्ट आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं।
दो और स्टॉक्स है सर, सवाल आए थे दर्शकों की तरफ से और नतीजे भी आने वाले हैं, विप्रो और टेक महिंद्रा, इसको जी, लेकर के क्या टारगेट है सर और बेस क्या है सर इसका? देखिए अगर हम टेक महिंद्रा का प्राइस देखेंगे, ऑलमोस्ट अभी 1518 के आसपास का प्राइस चल रहा है। रिसेंटली चार्ट में एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशंस में देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट सपोर्ट 1404 1415 के आसपास का जिस तरीके से सपोर्ट लिया है, और अभी नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो बेसिकली 1570 के लेवल पे, और 2 जून 2026 के आसपास का टॉप बना था। तो करेंट जोन से भी मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज है, बने रहना चाहिए। सेकंड टारगेट भी आपको अगर आप थोड़ा टाइम देंगे 1750 तक आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे। और विप्रो स्पेशली अभी भी स्टॉक में रैली नहीं आया, अच्छा खासा धुलाई हुआ है स्टॉक का। रिसेंटली 300 से स्टॉक नीचे गिर गया है। जब तक स्टॉक एटलीस्ट अपने जो 20 मूविंग एवरेज प्राइस है इसको अटेम्प्ट करके क्लोजिंग नहीं देता है, और जब तक स्टॉक ओके का मंथली चार्ट पे एमएसीडी मतलब मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन वो पॉजिटिव नहीं होता है, कहीं ना ओके कहीं यहाँ से आपको ज्यादा मूव आते हुए नहीं दिखाई देंगे। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस लेवल, बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 145 के आसपास होगा। ओके 145 स्टॉप लॉस। जी जी जी। ओके सर वापस आते हैं ऑटो सेक्टर में, आते हैं थोड़ा ऑटो सेक्टर को लेकर के बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि क्रूड की कीमतें बढ़ रही हैं फिलहाल। आगे कहाँ तक कीमतें जाएगी या फिर गिरावट आएगा ये तो ट्रंप पे ही डिपेंड करेगा। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है क्रूड का 84-85 डॉलर आसपास प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है क्रूड की कीमत। तो इसमें सर कौन से स्टॉक्स में क्योंकि गिरावट तो अब जाहिर सी बात है, अगर क्रूड की कीमतें बढ़ती है तो गिरावट आएगी। अगर गिरावट आती है थोड़ी और यहाँ से करेक्शन देखने को मिलता है तो किस स्टॉक्स में मौके बन सकते हैं? देखिए निफ्टी ऑटो इंडेक्स अगर हम देखेंगे 26,825 के लेवल पे अभी प्राइस है, और रिसेंटली हम लोगों ने देखा था ऑलमोस्ट 28,900 के ऊपर का एक टॉप बनाने के बाद थोड़ा बहुत करेक्शंस में आया है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम में तो एक डीप अच्छा खासा इसमें बन गया था, अभी बेस ही बना रहा है, और इस बेस ओके के आसपास ही आपको लेना चाहिए। अगर बाई चांस क्रूड यहाँ से ऊपर नहीं आते, सो एक कहीं ना कहीं आपको बाइंग देखने को मिलेगा। इज लाइक इसमें से एक स्टॉक मुझे बजाज ऑटो का लगता है। बजाज ऑटो। बजाज ऑटो का, ओके बजाज ऑटो का फंडामेंटल आप देखेंगे, कैश फ्लो बैलेंस शीट बहुत बढ़िया है। आप ईपीएस भी बहुत बढ़िया है। दस राइट। हजार तीन सौ के आसपास का भी प्राइस चल रहा है, 10,330-35 के आसपास। यहाँ से आपको एक 12,500 का टारगेट नेक्स्ट 6 से 8 महीने में आना चाहिए, एंड एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 9,650 के लेवल पे मेंटेन करना पसंद करूंगा। इसके साथ साथ मुझे आयशा मोटो का चार्ट भी अच्छा लग रहा है। आयशा मोटो अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्राइसिंग है आयशा मोटो का, अभी 7,405 के आसपास का प्राइस है। लगातार एक पैसा बना के दिया है 2022 23 24 25, लास्ट देखेंगे 4-5 साल का ट्रेंड बहुत बढ़िया है, और बिजनेस बहुत स्टेबल है। इनके बैलेंस शीट भी एकदम क्लीन है, एंड टेक्निकली भी देखा जाए अपने 200 जो मूविंग एवरेज प्राइस है इसके ऊपर भी सस्टेन हो रहा है। सो बने रहना चाहिए। ऐसे आपको शार्प टारगेट ऑलमोस्ट 7,850, उसके बाद आपको एक बार 8,800 तक मुझे लग रहा है कि एक मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे। उसके साथ साथ मैं खुद भी यूज करता हूँ भाड़ना हुंडई का। सो हुंडई का चार्ट भी मुझे स्पेशली अभी बहुत अच्छा लग रहा ओके है, क्योंकि हुंडई का जिस तरीके से आप देखेंगे अभी आईपीओ के बाद करेक्शंस, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग रैली, अगेन एक बेस बनाया। अभी 2050 के आसपास का प्राइस है अप्रॉक्स। सो यहाँ से बेस बनने के बाद अभी रैली बाकी है, और उस रैली में मुझे लग रहा है कि एक बार 2,450 2,600 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 1915 के लेवल पे मेंटेन करना पसंद करूंगा, और एक से 2 क्वार्टर का व्यू यहाँ से मुझे लगता है कि एटलीस्ट 2650 2700 तक तो आना चाहिए। ओके सर कैसी गाड़ी चल रही है वरना आपकी? गाड़ी तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से अभी इथेनॉल को लेके कंट्रोवर्सी चल रहा है, मेरे को पेट्रोल भराने में खुद ही डर लग रहा है। आएंगे आएंगे सर, इथेनॉल पे भी आएंगे, इथेनॉल के स्टॉक्स की भी चर्चा करेंगे कि कहाँ पे पैसा बन सकता है, थोड़ा सा व्यू लेंगे उस पर भी। हुंडई का सर देख पा रहे हैं हम, हुंडई मोटर इंडिया का तो 2890 के आसपास इसने हाई बनाया था, वहां से सर ये 2000 के आसपास कारोबार करता हुआ दिख रहा है। कब तक आ पाएगा सर वो लेवल 2800 के आसपास, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 2700 पे भी खरीदारी की, 2650 पे भी खरीदारी की, तो उनके लिए कब मौका बन पाएगा? देखिए मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, यही बाइंग जोन है। और ओके अगर किसी ने ऊपर में थोड़ा बहुत बाई करके रखा है तो इट विल टेक सम टाइम। देखिए टेक्निकली मैं प्राइस को रीच कर सकता हूँ, लेकिन प्राइस हुंडई जैसे स्टॉक्स में ना आपको फंडामेंटल ड्रिवन रैली मिलता है। ऐसा नहीं कि राइट। ब्रेकआउट आ गया और फटाक से स्टॉक आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है। ये जनरली थोड़ा बहुत फंडामेंटल ड्रिवन रैली पॉसिबल है,
और आप अभी भी शोरूम में जाएंगे, कोई भी कार आप बुक कीजिए, देखिए आपको 3 महीना वेटिंग टाइम मिलेंगे। 3 महीने से पहले आप कैश भी जाके दे दो, आप घर में कार नहीं ला सकते। तो राइट। डिमांड बहुत बढ़िया है, ऐसा कोई प्रॉब्लम फंडामेंटल पे तो नहीं लग रहा है। नेक्स्ट आने वाला 2-3 क्वार्टर का रिजल्ट देखिए। राइट। सो मुझे लगता है कि अभी जो रैली होगा ये फंडामेंटल ड्रिवन रैली है, इट विल टेक सम टाइम, ये 1-2 हफ्ते वाला स्टॉक है भी नहीं जी। ओके सर, बड़ी कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर की मारुति सुजुकी, इसको लेकर के क्या नजरिया है सर? क्योंकि यह भी काफी करेक्ट हो चुका है अपने हायर लेवल से। जी, मारुति भी ना एक बढ़िया वैल्यू जोन के आसपास है, और मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा एक करेक्शंस हमारा इसमें कवरेज भी था, बहुत लोअर लेवल से, ऑलमोस्ट 7,000 लेवल से, और स्टॉक 17,000 का टॉप बनाया, अभी 13,700 के आसपास का प्राइस है। सो मुझे लग रहा है कि यहाँ से इट विल टेक 3 to 4 months आपको एक कंसोलिडेशन में होते हुए दिखाई देंगे। और अगर आप थोड़ा मंथली चार्ट में जाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, हम लोग डेली एंड वीकली चार्ट में फॉलो करते हैं, लेकिन मंथली चार्ट पे एक फ्लैग फॉर्मेशन बनाया टेक्निकली मारुति का। अब जब ओके। ऐसे फ्लैग स्टार्टिंग होता है ना, ये स्टार्टिंग में 3-4-5 महीने तक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर चलता है। तो अब मारुति सुजुकी बहुत ही प्रोमिनेंट नेम है इंडस्ट्री में, मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको इजीली फिर से ऑल टाइम हाइस आते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल सेक्टर अभी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है, स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 12,550 के लेवल पे मेंटेन करना चाहिए। अगेन आपको 14,500, उसके बाद आपको 17,000 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। इट विल टेक सम टाइम। ओके, आते हैं सर, इथेनॉल की चर्चा हुई तो थोड़ा इथेनॉल वाली कंपनियों पे भी आ जाते हैं। इस सेक्टर में कौन सा कंपनी चार्ट के नजरिए से अच्छा लग रहा है आपको? सियान एग्रो को लेकर बाद में चर्चा करेंगे, उसके अलावा बाकी कंपनियों के बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी, अगर हम एक चीज देखेंगे, एक स्टॉक है बेसिकली, वो रहेगा बलरामपुर चीनी। एक्चुअली जब से ये थोड़ा ये न्यूज आया है, उसके बाद आप देखेंगे थोड़ा बहुत आपको ऐसे बेस बनते हुए दिखाई दिया। इससे पहले, आज से 2-3 महीना पहले भी ट्रेंड ऐसा था कि कोई भी पर्टिकुलर इस फील्ड से आप स्टॉक को देखेंगे, वो ब्रेकआउट आने पे ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पा रहा था। लेकिन जिस तरीके से सिचुएशन स्टोरी बन रहा है, एक मार्केट में भी हाइप एंड डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड स्टॉक का नाम है, राइट। 597 के आसपास का प्राइस है। ये स्टॉक कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, एंड करेंट जोन से मुझे लगता है कि यहाँ से आपको 640-650 तक मूव शॉर्ट टाइम में आपको आते हुए दिखाई देंगे। बाकी और कोई स्टॉक लाइक देखिए ईआईडी पैरी भी है, लेकिन वहां पे मूव नहीं आ रहा है। सो प्राइस इज एवरीथिंग, बोलते हैं ना कि भाव भगवान আছে। सो वो भी है कि आपको थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए यहाँ पे। 1-2 क्वार्टर का व्यू रखेंगे, मुझे लग रहा है कि एक बार आपको ऑल टाइम हाइस पे बलरामपुर चीनी जैसे स्टॉक्स आते हुए दिखाई देंगे। और रेणुका शुगर को लेकर के क्या दिखा रहा है चार्ट सर? रेणुका शुगर हाँ, अभी एक देखिए बार रेणुका शुगर चेक कीजिएगा। हाँ, श्री रेणुका शुगर 22 के आसपास का प्राइस है। देखिए यहाँ पे कुछ भी बाइंग आ रहा है ना, सस्टेन नहीं हो रहा है। थिंग ओके। इसकी आप कहाँ पे बाई करेंगे फंसे रहेंगे, वो कहीं ना कहीं आप देखिए, मैं बलरामपुर चीनी का बात किया, लास्ट देखेंगे आप रिसेंटली 430 से स्टार्ट हुआ था, 600 आ गया, अब नियर टू ब्रेकआउट जोन के आसपास है, ब्रेकआउट नहीं आया। लेकिन रेणुका शुगर अभी 22.63 के आसपास का प्राइस चल रहा है। सो कहीं ना कहीं आप देखेंगे लास्ट 1-1.5 साल का परफॉर्मेंस, स्टॉक अपने रिसेंट जो हाई था ऑलमोस्ट 60 के आसपास, वहां से आधा से भी नीचे आ चुका है, 60% राइट। तो करेक्शन हो चुका है। तो जब तक यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं आएगा ना, मेरे तरफ से तो बाई कॉल नहीं रहेगा इसमें ओके, जी। स्टॉप लॉस क्या लगाएं सर रेणुका शुगर में, क्योंकि दर्शकों की तरफ देखिए, से अगर सवाल आया किसी के था। पास है, मैं यही हम्म। बोलूंगा एक बार सेल ऑन राइज व्यू होना चाहिए, क्योंकि ओके। स्टॉप लॉस देना इज लाइक जानबूझ के सुसाइड करना, वो मैं आपको देना नहीं चाहता। ओके। जहाँ पे अल्टीमेटली 60 से स्टॉक 22 आ चुका है, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि स्टॉक कल को 15 भी आ सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर फंडामेंटल उतना सपोर्टिव नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दैट कोई भी उछाल मिलता है, एक बार आप सेल ऑन राइज व्यू रहेगा पर्टिकुलर स्टॉक में। अब आते हैं सर सियान एग्रो पे, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है कंपनी और काफ़ी वोलेटाइल भी रही है। शेयर को अगर हम देख रहे हैं, चार्ट को देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। 3,633 रुपये का हाई बनाया था इसने, वहाँ से अभी आ गया है 1,541 रुपये के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार बता दूं कि नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी है, निखिल गडकरी की सियान एग्रो। क्या लग रहा है सर, चार्ट क्या बता रहा है इसमें, क्या मौके बन रहे हैं क्या इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि आपको एक बार इग्नोर करके जाना चाहिए स्टॉक, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक भागा है शॉर्ट टाइम में, हमने देखा स्टॉक्स में मल्टीपल डेज नहीं, मल्टीपल मंथ्स अपर सर्किट लगते हुए, और जिस तरीके से स्टॉक का रैली है, बहुत पैसा बना के दिया है लोगों को। उससे से भी ज्यादा जो लोग डिस्कस नहीं करते, बहुत सारे नुकसान लोगों को हुआ है पर्टिकुलर स्टॉक, इस स्टॉक में, बिकॉज ऑफ आपने बाइंग तो किया है। अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो, आप स्मार्ट हो, आपने स्टडी किया है, तो आपने राइट टाइम में एग्जिट कर लिया। लेकिन बहुत सारे लोग हैं,
ये देखने के बाद हाइप में आके अपने ऑल टाइम हाइस में जाके 2800 2500 के ऊपर के प्राइस में इन्होंने इन्वेस्ट, जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया था, आज वो अभी तक लॉस में है। स्टॉक में देखिए वॉल्यूम नहीं है। सबसे बड़ी बात कि कोई भी स्टॉक्स में अब जब इन्वेस्ट कर रहे हो, सो यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट कि आपको स्टॉक का फंडामेंटल तो देखना पड़ेगा। स्टॉक में सडनली जिस तरीके से मोमेंटम आया है और वॉल्यूम नहीं आ रहा है और लोअर सर्किट भी बहुत मल्टीपल डेज लगा है, हमें लगता है कि स्टॉक में तो फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए। सेकंड रीजन इज लिक्विडिटी प्रॉब्लम। थर्ड रीजन इज ऑलरेडी जो यहाँ पे खेला होना था सर वो हो चुका है। द ओके। फोर्थ रीजन इज पॉलिटिकल, क्योंकि स्टॉक इतना हाईलाइटेड है पॉलिटिकली करेंटली, मैं उसमें बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि दिस इज द राइट स्टॉक। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों का ऐसा अभी भी मानना है कि स्टॉक ऐसे चलेंगे, लेकिन आई थिंक स्टॉक में जो होना था शॉर्ट टाइम में हो चुका है। अभी फ्रेश बाय करने का तो सलाह नहीं रहेगा। अगर बाई चांस आप किसी के पास भी है, सो एक बार एग्जिट होने का ही सलाह रहेगा। मार्केट में और न्यू अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे लोगों का नुकसान यहाँ पे हो सकता है। मार्केट में जो न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, जहां पे स्ट्रेंथ आ रहा है, न्यू फ्रेश बायर्स आ रहा है, जहां पे लिक्विडिटी है, ऐसे स्टॉक्स में आप फोकस कीजिए। ओके, तो सर जिन लोगों ने पहले से खरीद रखा है यहाँ से भी एग्जिट हो सकते हैं या प्रॉपर कोई स्टॉप लॉस? देखिए स्टॉप लॉस मैं स्टॉक में देना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अल्टीमेट स्टॉक में ना ये कुछ स्टॉक ऐसा होता है जहां पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये राइट राइट टीटीपी बेसिकली कैटेगरी में है। तो ये आप जब नीचे आएंगे लोअर सर्किट ही लग जाएंगे, तो भैया आप तो बेच ही राइट। नहीं पाओगे, कोई क्योंकि मतलब ही हमने नहीं बनेगा। क्योंकि हमने देखा भी जब इथेनॉल को लेकर कोर्ट का फैसला आया तो उसके बाद स्टेयर्स की तरफ है रोज के रोज हाई बनाते और चला गया था सर्किट लगते ही। एग्जैक्टली। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच थैंक यू सुमित जी, सर। बहुत अच्छा लगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम विथ यू एंड थैंक यू हमारे ऑडियंस को। थैंक यू सो मच, हैव अ थैंक गुड। यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर।